नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और ट्रंप के बयानों के आधार पर सोने और चांदी पर कितना असर हो रहा है या क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, नमस्ते, स्वागत है। विंदर जी, आपको और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो क्या लग रहा है मैम, ट्रंप कभी बयान देते हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर, उन्होंने बयान दिया, फिर उसको 2 ही दिन में एक्सटेंड कर दिया। चाइना और बाकी देशों के लेकर भी हम लोग सुनते ही रहते हैं। फिर एप्पल के ऊपर भी उन्होंने बोला कि आप यहीं बनाइए, जबकि एप्पल का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग भारत और चीन दोनों जगहों पर है। तो ये सारी चीजें प्लस जो यूएस का बढ़ता डेट, इन दोनों को कैसे असेस करिए और उसका सोने के भाव पर क्या कुछ असर हो सकता है। विंदर जी, बड़े डेप्थ में जाके देखना होगा। एक तो चीज ये है कि गोल्ड अपना साइक्लिकल एसेट है। ये तो हम मतलब कि इंट्राडे और ये करते हैं, लेकिन आपको मतलब हम लोगों को तो पता ही है कि 7-8 साइकिल का साल का इसका साइकिल होता है, उससे बड़े बड़े साल का इसका साइकिल होता है। दूसरी चीज है कि जो पहले से माहौल बना हुआ है, ट्रम्प के आने से पहले 10-15 साल से पहले सेंट्रल बैंक्स खरीद रही हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड का जो विश्वास बढ़ा वेंद्र जी, अभी के जो इवेंट्स में, आप पॉलिटिकल इवेंट्स में बोलेंगे, वो मुझे लगा कि जब इन्होंने ब्लॉक करा रशिया के सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को, और उनका जब यहाँ पे यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ और यूरोपियन यूनियन और यूएस मिलके उनके पैसों को ब्लॉक करा था, तब से जितनी भी कंट्रीज वॉर सिचुएशन में है या वॉर लाइक सिचुएशन में, उन्हें समझ में आ गया था कि डॉलर में हमें यहाँ पे निवेश नहीं करना, हमें निवेश करना है तो गोल्ड में करना। और गोल्ड इज ओल्ड, ये इसने इतनी बार साबित करा है कि मुझे लगता है एक बच्चा भी जानता है कि ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है। तो कुछ भी कर लीजिए आप यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है वीरेंद्र जी, की जिस तरीके से ट्रम्प ने अभी किया हुआ है, आप बोले तो उनकी अपनी इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी भी यहाँ पे डीएस्टेबलाइज हो रही है। तो वो जो है वो हम कह सकते हैं कि अभी के समय में डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। हमें भी पता है कि जितना वो अड़ते हैं उतना वो अड़ते नहीं है एक्चुअल में, और फिर वो नेगोशिएट करके काफी नीचे आते हैं। लेकिन तब तक वो टाइम लैप्स है। वो जब से आए हैं तब से यहाँ पे यूएस इकोनॉमी में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत शोर किया था कि मैं एक दिन के अंदर में रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे खत्म करा दूंगा, वहां कुछ नहीं हुआ है। ईरान हमास और इसका इन्होंने कहा था, इसराइल का, वहां भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपना जो एस्केलेशन था हमने उसे खुद सॉल्व किया, ये भी बात है, क्योंकि हमारी यहाँ पे इच्छा थी। तो ये भले ही उसका वो क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करे, तो डी एस्केलेशन जो है उन्होंने करा है। उन्होंने वॉर को तो डीएस्केलेट नहीं करा है, लेकिन ट्रेड वॉर को उनके जितना एस्केलेट करने वाला नियर टर्म में मुझे कोई प्रेसिडेंट दिखता नहीं है। अब उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को तो किया, वो अपनी इकोनॉमी को भी अब यहाँ पे हर्ट कर रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि वो टैरिफ जो है काफी कम कर देंगे, लेकिन इससे यह है कि एक फियर फैक्टर मार्केट में आ गया है कि इतनी अनसर्टेनिटी यहाँ पे आ जाएगी कि लोग नया व्यापार नहीं शुरू करेंगे, बिजनेस नहीं शुरू करेंगे। जो बिजनेस में है उन्हें नहीं पता कि शाम में कौन सा स्टेटमेंट टैक्स से आ जाएगा और वो कहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। तो इस माहौल में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे यूएस का जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगा, और नियर आने वाले टर्म में कोई वो बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी आउट ऑफ द वुड्स होगी। और रही बात यहाँ पे डेट की, सबसे ज्यादा बात वही हो रही है। तो उस समय हम लोगों ने ये देखा था कि गोल्ड अगर आप 1990 से या 91 से 1998 97 वाला अगर आप जोन देखते हैं, तो वहां का डेट टू जीडीपी रेशियो जो था ना, 0.58 0.6 वाला था। अगर आप वो गोल्ड के चार्ट पे देखें ना, गोल्ड उसमें नीचे गया था। इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते हो गया, डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया 1:119 हो गया। अब ये हो गया है 130 के करीब, यानी कि हम 130 लोन ले रहे हैं और उसके बदले में हम कमा के आ रहे हैं, तो 100 रुपए कमा रहे हैं, यही तो हो गया मतलब। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको डेट को बढ़ाएगा, यानी कि जीडीपी से हमारा डेट यहाँ पे ज्यादा है। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन ही नहीं है सोना के लिए। इन्फ्लेशन आपके अपने जगह है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका अपना जगह पे है, कर्जा आपका बढ़ रहा है। तो सोने को तो यही कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसकी सेफ हेवन बाइंग बनी रहेगी। और मैं $100, $200, $300 तक से मैं इनकार कर ही नहीं रही। $3,000 सोना आ सकता है, आज आए जब भी आए, नहीं आए, लेकिन ये सोने के लिए कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3500, 3700, 4000 आने वाले साल 2 साल में कोई बहुत बड़ी बात सोने के लिए नहीं है। और अभी जैसे करेंसी में भी आप देख रहे हैं, 2-3 दिन से काफी हलचल लास्ट वीक में भी चली, इस वीक भी शुरुआत में भी करेंसी में हलचल हो रही है। तो भारतीय
रुपए के लिहाज से या भारतीय लिहाज से आप कैसे देख रही हैं मैम भाव? वीरेंद्र जी, देखा जाए तो 90 की बात होने लगी थी कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया यहाँ पे जो है वो 90 चला जाएगा। और हम लोगों ने 89 तक आता हुआ देखा, लेकिन अगर आप अभी देखें तो रुपया बिल्कुल एप्रिसिएशन मोड में है, और क्रूड ऑयल में जो 80 से लेके $60 तक का जो डाउनवर्ड जर्नी रहा है, उसने यहाँ पे जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको बहुत ज्यादा कम करा है। और रुपये का एप्रिसिएशन में वो बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती है। तो मुझे लग रहा है कि रुपये यहाँ पे आपको 84.2 तक एप्रिशिएट हो सकता है अभी के हिसाब से, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि जो अपना गोल्ड सिल्वर है, इस पे मतलब कि बहुत मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना कि अदर करेंसीज में आता लेवल नहीं बताया मैम आपने। है। 84.2 मुझे नीचे में लग रहा है अपना INR। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 86.5 है। अगर भारतीय बाजार में सोने की बात की जाए जी, तो सोने का सोना, ही। जी जी, सोने में ना, जी। तो सोने में मुझे लग रहा है यहाँ पे विंदर जी नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें डाउनसाइड में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन अगर एक गैप फिल करने के लिए भी आता है तो मुझे लग रहा है कि 93,700 थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे, ये अपना सोना है। और अपसाइड में यहाँ पे 97,300 का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा बड़ा रेंज तो सोना नीचे की तरफ दिखाएगा नहीं। तो अगर 93,000 94,000 भी आता है यहाँ पे, तो एक बढ़िया लेवल रहेगा जहां से दोबारा बाइंग करें। कहीं कुछ यहाँ पे पीस डील होती है, जो कि इतने दिनों से हम लोग बातें सुन रहे, हो नहीं रही है। इनफैक्ट ईरान और यूएस का न्यूक्लियर डील भी अब यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अगर जब तक कुछ वैसा नहीं आता तब तक बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है डाउनसाइड का। अगर ये पीस डील होती है या सीज फायर होता है, तभी जाके यहाँ पे वीरेंद्र जी जो नीचे वाला 91,400 500 वाला लेवल है वो आ सकता है। मैम आपको क्या लगता है इस माहौल में जो आम लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? इसके बाद मैं चांदी का सवाल पूछूं आपसे। मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी कि अब वो जिनको बहुत लंबा यहाँ पे निवेश करना है, उनके लिए 1,000 पॉइंट या 800 पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। वो सोने में निवेश कर सकते हैं आने वाले समय में उनको। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर हम इसकी 25 की बात ना करें, हम यहाँ पे 26 की भी बात करते हैं, तो मुझे 1,10,000 1,12,000 तक का लेवल सोने में लगता है। अब आप बोलेंगे कि क्यों लगता है, क्योंकि काफी लोग व्यूअर्स ये कमेंट्स करते हैं कि बढ़ती मार्केट में सब तेजी बोलते हैं, गिरती मार्केट में सब मंदी बोलते हैं। और ये समस्या तो है, मतलब ये तो आप देखेंगे कि सारा न्यूज पॉजिटिव हो जाएगा, सारा न्यूज निगेटिव हो जाएगा। वो तो 20 सालों में मैंने भी देखा है। लेकिन क्या है कि थोड़े स्टेबिलिटी के साथ आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पे घटनाक्रम अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे जब आप एनालाइज करते हैं, मान लीजिए कि ये वॉर वाला सिचुएशन यहाँ पे खत्म भी होता है, मान लिए, लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इसमें से कुछ भी नहीं सुधरा। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये मान लीजिए सीज फायर हो भी गया, तो जो अपना सितंबर ऑनवर्ड्स आपको रेट कट होना शुरू हो जाएगा। आपको जैसे ही रेट कट होना शुरू हो जाएगा, और इतने दिनों का जितना ये ट्रेड असल बढ़ रहा है ना, ये सब जीडीपी नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, फोर्थ क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये सीज फायर में शांति करके सोने को नीचे गिराएंगे ना, वो जो बाद में इकोनॉमिक डेटा खराब आएगा और जब रेट कट होने शुरू होंगे, तो उस सोना को नया नया रीजन मिलता चला जाएगा कि भैया मैं नीचे गिरना चाह रहा था, लेकिन देखो अब तो रेट कट होने लगा, मैं कहाँ से गिरूं। और सबसे बड़ी बात है वीरेंद्र जी, जब तक सेंट्रल बैंक्स बाइंग करता रहेगा तब तक सोना बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। और आश्चर्य की बात यह है, रिकॉर्ड हाई में इतने बड़े हायर साइड में भी सेंट्रल बैंक्स ने बाई किया है। क्या मजबूरी उनकी है कि वो सोने में जा रहे हैं, इतनी क्या बड़ी मजबूरी है। और जब सोने में जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली आई है, ये तो सेंट्रल बैंक्स ने किया है, रिटेलर्स तो बाद में पार्टिसिपेट किया है। रिटेलर्स ने बाद में पार्टिसिपेट किया है, ये तो सेंट्रल बैंक्स की रैली है जो वो 12 साल 15 साल से वो लगातार खरीदे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ईटीएफ बायर भी तो निगेटिव होते थे, रिटेलर्स कम होते थे। हमने तो सोने चांदी फिजिकल बाइंग भी हम लोगों ने यहाँ पे कम कर दी है। तो जब तक सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे मतलब बाइंग करते रहेंगे, ये नोशन ये मैसेज पब्लिक में जाता रहेगा कि इकोनॉमी हेल्दी नहीं है, ये जबरदस्ती ऊपर की तरफ ग्लूकोज दे दे के इनको हम हेल्दी बता रहे हैं कि हम नहीं, कुछ हुआ नहीं है, हम हेल्दी हैं, हम ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी यहाँ पे दिक्कत आती है, तो मुझे लग रहा है कि सोना को बार बार रीजन मिलेगा अपसाइड जाने का। और कई लोग बोलते हैं कि आप बोलते हो कि अपसाइड है, जब नीचे आएगा तो आप नीचे की बात करोगे। वो जब हम आप हिस्टोरिकल डेटा देखते थे ना, वो बहुत बड़ा जोन होता था जब चाइना डेवलप हो रहा था और बहुत एग्रेसिवली डेवलप हो रहा था। जब कोई अदर इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप हो रही थी, जब सेंट्रल बैंक्स बाइंग ना करके वो ट्रेजरी में पैसा डालते थे, वो बॉन्ड में पैसा डालते थे। अब तो हर जगह से बॉन्ड का पैसा निकल रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 5-7 साल का डेटा देखेंगे,
तो मैंने देखा कि चाइना में गोल्ड की बाइंग यूं है और ट्रेजरी की बाइंग यूं है। ट्रेजरी को वो सेल कर रहे हैं और गोल्ड वो खरीद रहे हैं। तो कहाँ से सोना में बहुत ज्यादा करेक्शन हो जाएगा? तो जो लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं कि 20 या 25% करेक्शन होगा सोने में, शायद वो हर रैली को यहाँ पे मिस करेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर 5%, 7%, 10% हो जाए तो बहुत बढ़िया, मैं भी फिजिकल में थोड़ा ले लूं। लेकिन जो करेक्शन है बाइंग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेट करेगा। लेकिन 20-25% की गिरावट या इस तरीके की न्यूज जो 55,000 आ जाएगा, ये मुझे कहीं से नहीं लग रहा सोने में। तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है बहुत स्ट्रांग यहाँ पे चलेगी, और मुझे लग रहा है कि 25 जो है, 26 जो है वो 25 से कमजोर होना चाहिए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि ये जितना खींचेंगे ट्रम्प, 2025 में हम आधा 25 को लगभग क्रॉस कर चुके हैं, पांचवा महीना भी एंड पे है। तो आपने फर्स्ट हाफ तो पूरा बेकार कर दिया इकोनॉमी का, आपने सेकेंड हाफ भी ले लिया, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले साल 2 साल तक तो आता रहेगा, उसको कवर करने में समय लगेगा। तो मुझे 25-26 नहीं लग रहा कि सोने में बहुत तेज गिरावट आएगी। हाँ, 27 में अगर कुछ बहुत मिरेकल हो जाए इकोनॉमी में, तो वहां पैसा हटेगा और फिर मतलब कि रियल मतलब रिस्क टेकिंग एसेट क्लास में जाएगा। चांदी की बात करते हैं मैम, बहुत सारे लोग बहुत इल्जाम लगाते हैं कि आप चांदी की ज्यादा बात नहीं करते हैं। सोने के साथ जैसे चांदी होती है उसके साथ सोतेला व्यवहार करते हैं। तो चांदी में क्या लग रहा है मैम आपको कि चांदी क्यों नहीं, जिसको कहते हैं, अभी तो खैर अच्छा मूवमेंट आ गया है, 90-92 हजार से वापस 91,000 97,000 तक वहां पर गई थी। तो आपको क्या लग रहा है? चांदी तो चांदी जानी ही जाती है बड़े वॉलेटाइल कमोडिटी के उसमें, मतलब एकदम से ऊपर जाना नीचे आना। और सबसे बड़ी बात है कि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, ये तो जानते ही हैं, मतलब इंटरव्यूज में सब कुछ। इसका एक बड़ा खतरा बना रहता है वीरेंद्र जी, कि कहीं किसी चीज का सब्स्टिट्यूट ना आ जाए बड़ी जल्दी जल्दी। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि लिथियम का प्राइसेस याद करिए 23 में कहा गया था। जिनके पास लिथियम बेस्ड शेयर था वो तो बिल्कुल माला माल हो गए, और जहां से वो करेक्शन लेना शुरू हुआ तो फिर लिथियम उठा ही नहीं। तो हुआ क्या, लिथियम की जगह पे यहाँ पे हम क्या बनाने लगे, सल्फर आयन बैटरी बनाने लगे। तो लिथियम का प्राइस मतलब वहां पे उठाने, लेकिन चांदी के केस में ऐसा नहीं है। चांदी जिन जिन चीजों में यूज हो रहा है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। फोटोवोल्टाइक में सबसे ज्यादा, सोलर में ये यूज हो रहा है, और काफी सारी ग्रीन एनर्जीज में यूज हो रहा है, क्लीन एनर्जी जहां भी हो रही है वहां यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से लगातार 3 साल 4 साल हम लोगों ने देखा है कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई साइड हमारा डेफिसिट है। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी बढ़ेगी, लेकिन बहुत स्लो बढ़ेगी। और इसमें एक राय मेरी रहती है यहाँ पे निवेशकों से, वो बोलते हैं कि मैं एसआईपी भी बहुत सजेस्ट करती हूँ मैं, लेकिन सोने और चांदी में फर्क है यहाँ पे वीरेंद्र जी। मुझे उनकी जो चाल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे यहाँ पे ये बोलना होता है कि चांदी के लिए आप हमेशा अलर्ट रहिए। ये ऐसी कमोडिटी नहीं कि साइक्लिकल है, बिल्कुल ऐसा मतलब बनाएगी हायर हाइज हायर लोज बनाएगी और वो बनाती ही रह जाएगी गोल्ड की तरह, नहीं। यहाँ पे आपको 10%, 12% आपको सोचना है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट आ गया, अच्छा 10% आया, 8% से ही यहाँ पे लग रहा मूव होगा, हमें यहाँ पे उसको बिल्कुल पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है और फिर हमें फ्रेश पोजीशन के लिए तैयार रहना है। तो चांदी ऐसी कमोडिटी है जो बायर सेलर्स दोनों को यहाँ पे दे रही है मौका, कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा वीरेंद्र जी, ये अब इसका जो लोअर लोज जो है वो बनना बंद हो चुका है। हायर हाइज हायर लोज ऐसे बन रहे हैं। रेशियो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं रेशियो को रेफर नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है इसमें गोल्ड नहीं गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो बहुत ज्यादा सुधरेगा, तो फिलहाल के लिए आप रेशियो को रेफर ना करें। वो अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही एप्लीकेबल, आप कर भी सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आप देखिएगा, बहुत तेजी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक लग रहा है मुझे $40 का। अगर आप बोलेंगे कि $40 कब तक है, कब तक है, मुझे लग रहा है कि $35 से ऊपर चांदी में एक अगर ब्रेकआउट स्टेबिलिटी आती है, तो आप यहाँ पे 38 से $40 तक का मूव देख सकते हैं। लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा रहेगा। मुझे लग रहा है कि 26 में ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और मैं बहुत जल्दबाजी में भी नहीं हूँ कि चांदी में आपको अचानक से बड़ी तेज मूव मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी तो वो बोलते हैं ना, जब भी मतलब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, वो वैसी रहेगी। लेकिन एक चीज और है वीरेंद्र जी, ये जरूरी नहीं है कि वो 1,10,000 या 15,000 पे जाके टिक जाए गोल्ड की तरह। उसकी फितरत ही वही है, वो 1,10,000 जाएगी और फिर एक बार 85,000 आके बोलेगी कि देखो मैंने मतलब तुम्हें फिर से बाइंग वैल्यू दिया है, तो तुम यहाँ से अपॉर्चुनिटी है, तुम खरीदो। तो मेरे ख्याल से ब्यूटी यही है, वॉलेटाइल है। चांदी की बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। तो मैम आखिरी में हम समराइज करें हमारे इस इंटरव्यू को, तो सोना और चांदी दोनों को आप एक
30 से 40 सेकंड में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, ताकि उनको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आप या तो मेक और ब्रेक लेवल बता दीजिए उनको, या चीजों को उनको समझने के लिए आसान रहे कि हाँ भाई, यहाँ से अगर हमको देखना है तो रिवर्सल का ट्रेंड है और यहाँ पर अपसाइड का ट्रेंड है। बिल्कुल, ये लेवल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं वीरेंद्र जी। तो मेरा यही कहना है कि गोल्ड में अगर जब तक ये लेवल ना तोड़े 94,800 का, तब तक आप ये नहीं मानिए कि यहाँ पे बेयरिश है। 94,800 से नीचे की अगर क्लोजिंग होती है, तभी आपको ये सोचना होगा कि यहाँ से और नीचे डाउनफॉल है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 93,500 के करीब का या 93,000 तक का फॉल है। अगर आपको यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल रेंज में है, तो दोनों साइड का बताना जरूरी है। 96,400 से ऊपर ट्रेड होता है, तभी आप नेक्स्ट मान सकते हैं कि ये अपना रिसेंट हाई जो कि इसका 97,500 है वो आ सकता है। तो वहां का आप उम्मीद करिए, और अपना जो आईएनआर अप्रिशिएट होगा उसका इंपैक्ट आएगा, तो दोनों साइड का मूवमेंट यहाँ पे लॉक्ड होगा। सिमिलरली अगर चांदी की बात की जाए, चांदी में एक बहुत क्रूशियल लेवल है 98,325। इससे ऊपर की अगर क्लोजिंग होती है तो 99,000 तक का जो लेवल है वो इजिली 99,000 से 1 लाख का लेवल जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होती या स्टेबल नहीं होता 98,324 की तरफ, तो चांदी गिर के दोबारा यहाँ पे 96,000 आ सकती है। तो दोनों में ही बिल्कुल रेंज है, और 96,000 पे आके थोड़ा सा स्टेबल हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे चांदी नहीं टिकी तो 2,000 तक का फॉल आ सकता है। अगर 98,300 से ऊपर स्टेबल होती है, तब जाके हम वहां पे 1 लाख तक का मूव आता हुआ देख सकते हैं। तो मैम, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी, मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती हूँ, लेकिन कंपनी में क्लाइंट्स की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप किसी भी प्रकार की सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। प्लस वंदना जी ने जो चीजें बताई हैं, उनके साथ आपको जियो पॉलिटिकल के इवेंट्स, न्यूज, ट्रम्प के स्टेटमेंट, उनको और डेटा, ये सब साथ में मिला के सारी चीजें देखना होगी, आप तभी आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए।